हेलो। आपको आवाज आ रही है? अभी नहीं आ रही ना? मेरी आवाज आ रही है। हेलो। ये बत्ती नहीं जल रही है? अच्छा अच्छा। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? है ना? उसमें से आवाज नहीं आ रही ना? हेलो। हाँ अब आए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। यार ये देख जाओ आप एक मिनट कैमरा। जैसे ये देखो, एक तो ये दिखाई देता है। हाँ हाँ, आप ये लीजिए। लास्ट टाइम आई थिंक हम आईपी पढ़ रहे थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलो 2 मिनट में फास्ट रिव्यू करके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे ना क्लियर। और एक है ना, वो देख लीजिएगा कि है ना क्लियर, मतलब जूम वूम है ना, साफ सुथरा दिखाई दे बच्चों को। बस ठीक है। नहीं, अगर कभी करना हो तो क्या? अच्छा नहीं, मुझे आप समझा जाइए ना। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ठीक ठीक। कर लूंगा, मैं कर लूंगा, समझ गया मैं। हाँ, आईपी में आई थिंक हम ये पढ़ चुके हैं कि आईपी कैसा प्रोसेस है। एंडोधर्मिक प्रोसेस है, पहली बात। दूसरा, क्या सक्सेसिव आईपी की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग होगी? किसके लिए? एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है। और आई थिंक हम शुरू से ये बात करते हुए भी आ रहे हैं कि जब भी कोई केस आइसो इलेक्ट्रॉनिक का हो या आयंस ऑफ सेम एलिमेंट हो, तो फिर हमेशा ही किसको प्रेफरेंस देते हैं? चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा का मतलब सीधा सा हो गया आईपी भी ज्यादा। ठीक। देन वी हैव स्टार्टेड फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन। प्राइम फैक्टर पीरियड में कौन सा रहेगा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। बट दो जगह ऐसी आती हैं जहां हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। वो कौन कौन से प्लेसेस हैं? हाफ फिल और दूसरा पेनिट्रेशन। डन। इसके बाद हम ग्रुप में आ गए थे बच्चे। ग्रुप में आएंगे तो शेल नंबर क्या होगा? इंक्रीज। देयरफॉर आईपी मस्ट डिक्रीज। सिर्फ दो केसेस में ऐसा नहीं होता, इधर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एग्जांपल्स ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। देन लास्ट फैक्टर हमारा था कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आयंस ऑफ सेम एलिमेंट हुए तो हमेशा ही किसको प्रेफरेंस देनी है? चार्ज को। उस केस में कुछ और नोटिस नहीं करना था। इसके बाद हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन था मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करना। और लूज कब करेगा? जब आईपी होगी बेटा कम। इसीलिए हमने उसको किसके इनवर्स कर लिया था? आईपी के इनवर्स। अच्छा, जो खुद का ऑक्सीडेशन करे तो वो दूसरों का क्या करेगा? तो इसको किस कैरेक्टर से भी जोड़ के देख सकते हो? रिड्यूसिंग कैरेक्टर से भी जोड़कर देखा जा सकता है। Out of lithium, sodium, potassium, rubidium or cesium, which is having highest reducing nature? अभी अभी तो बात की है। किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा? सीजियम हुआ ना, क्योंकि उसकी आईपी सबसे कम, तो वो जल्दी होगा और जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। बट मेक श्योर ये सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट में? गैस में। पर अगर यही बात एक्वस की हो जाए तो फिर हमें किसको देखना पड़ेगा? ईसीएस, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उस केस में सबसे ज्यादा हमें बताना है लिथियम प्लस को। तो किसका डिफरेंस आएगा? मीडियम का। तो जहां कल आपने मेटेलिक कैरेक्टर लिखा बेटा, वहां मेंशन कर लीजिएगा एल आई। ये कौन सा स्टेट चल रहा है? गैस है ना। कौन सी नेचर की बात कर रहा हूं? रिड्यूसिंग। किससे कनेक्ट करके देख रहा हूं? आईपी से। और रिड्यूसिंग नेचर किसके इनवर्स हो जाता है? आईपी के।
तो मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं और कौन सा फेज ले रहा हूं, गैस फेज। तो ऐसे केस में मेरा मेटेलिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर दोनों ही क्या हो रहा है, इंक्रीज। बट इफ इट इज aqueous, then use ECS। फिर किसका यूज कर लेंगे आप, ECS का यूज करें। तो ये किसके एप्लीकेशन चल रहे हैं आपके, आईपी के। क्या किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज होता है? तो यस, हमेशा इंक्रीज होगा, चाहे आप किसके अंदर भी चले जाइए, टोटल नॉन मेटेलिक में भी चले जाइए। बताओ सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस ग्रुप के पास है, हेलोजन्स। तो क्या ऊपर से नीचे आने पर आईपी की वैल्यू कम नहीं होगी क्या, होगी सर। सबसे कम तो आयोडीन की होगी। इसका मतलब यहां भी ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कौन सा कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो आईपी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो दोनों चीजें एक दूसरे की क्या चलेंगी, रिवर्स। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो कौन सा डिक्रीज हो जाएगा, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा डिक्रीज हो जाएगा, मेटेलिक। ठीक है। उसके बाद आई थिंक हमने एक एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था, प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन। कैसे पता लगेगा कि हमारे पास वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन एंड हो गए, वी विल ऑब्जर्व लार्ज गैप। जितनी भी वैल्यूज गिवन हो उनमें से क्या चेक कर लेंगे हम, किसकी वैल्यू कहां हमें गैप दिखाई दे रहा है। मैं बोर्ड पे लिखता हूं एक क्वेश्चन, करिए उसका आंसर। कुछ वैल्यूज गिवन है ये, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड दिस विल बिलोंग्स टू। मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो आप वैल्यूज देखेंगे, हाउ मेनी वैल्यूज आर गिवन, 4। आउट ऑफ 4 हमारे पास पहला दूसरा वैल्यू कम है, एकदम से किस में जंप आ रहा है, थर्ड वैल्यू, विच मीन्स इसके आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक। यार मैं कुछ लिखना कुछ और चाह रहा था, मैटर कुछ और हो गया, है ना। ऐसे नहीं बनेगा काम। हाँ अब थोड़ा काम बने। रुक जाओ, अब बताओ। अब ये जिसने सही आंसर किया ना, मैं समझ जाऊंगा कि वो कंसेप्ट को ही समझ गया है।
चलो ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं। पहले तो वो लोग अपने हैंड रेस करिए ऑनलाइन में भी जिनका आंसर आता हो फोर्थ। फोर्थ, फोर्थ का मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इतने कम लोगों के हाथ। ठीक है, वो लोग अपने हैंड रेस करिए जिनको लगता है कि सर इसका आंसर तो केवल और केवल सेकंड ही हो सकता है। बाकी लोग किस ऑप्शन का वेट कर रहे हो रे? कितने लोगों को लगता है इसका आंसर फर्स्ट ही हो सकता है और कुछ पॉसिबल नहीं है? और इसको कौन एक्सप्लेन करेगा फर्स्ट वालों में से? हाँ, तो जम तो यहां भी बड़ा हो जाएगा बच्चे। क्या फर्क पड़ेगा? मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों में से पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं हम तो। तुम अपना आंसर बदलना चाहो तो बदल सकते हो। नहीं, आपको दूसरा ही रखना है आंसर की, सर मैं तो सेकंड पे ही सही है। हाँ आप बोलो, बेटा बैठो, कोई बात नहीं, सही। ओ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम सारी बात खोल दोगे। सारे ही सस्पेंस निकालने लगे हो तुम तो। कोई और बताओ। हाँ एक मिनट, भाई बैठ जाओ तुम भी। कोई और बताओ। ये भी वही लाइन बोलेगी, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये दोनों भी यही बोलने वाली थी, है ना, मैंने इनको रोक दिया था। पर आप लोगों ने सुन ली सारी बातें। आप यहां देखो कि ये कम से कम उस एलिमेंट के लिए होगा जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 तो हो ही सही। अब इसमें कैसे लगाओगे आप? इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहाँ है, 3 ही तो है। तो इस पे फोर्थ आईपी एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं हो सकता तो फोर्थ भी नहीं हो सकता, और थर्ड की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। बात आई समझ में? कितनी वैल्यूज गिवन है? 4। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कितना बचा हुआ है, 3 ही है, तो फोर्थ किसके लिए है फिर? ठीक है, एक और बात, थर्ड क्यों नहीं हो सकता? सर गैप फर्स्ट के बाद ही है, तो ये जो भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, इसलिए थर्ड आंसर हो भी नहीं सकता। इसलिए अपने पास बचा कौन सा ऑप्शन? कितने लोगों ने ये सही आंसर किया है मन में? क्योंकि हाथ तो कम ही आए थे, है ना? हाँ, हाँ जी, सोचो, बताओ। फिर वो तो आप 2 के लिए भी बोल सकते हो। अच्छा मान लो अगर इसमें चौथी वैल्यू ही नहीं होती, फिर क्या करते आप? तब भी आपका आंसर सेकंड ही रहता क्या? अरे तब तो फोर्थ हो जाता, क्योंकि आप वैल्यू से ये नहीं बता सकते कि एलिमेंट कौन सा है। आप सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इसमें आउटर मोस्ट में सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां से शेल नंबर चेंज हो गए। हम वैल्यूज के बारे में कैसा आइडिया लगाएंगे? मैंने तो मन गढ़ंत लिखा है, ये वैल्यू मुझे थोड़ा ना याद है। बस मेरे को तो गैप बनाना था, मैंने पहली वैल्यू कम लिखी और दूसरी तीसरी वैल्यू कुछ भी लिखी। तो हमेशा हमें आंसर किससे करना है? गैप से जंप देखकर। ठीक है, चलो अब आ जाओ, लास्ट एप्लीकेशन और कर लेते हैं इसका। यहां आप लिख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। नो, मतलब only 3 electrons are present, whereas values are 4.
लास्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखना मत, सब पहले समझना। हो सकता है कि कोई एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बनाए, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कब तो उसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी और कब उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी। यहां पर हमें कुछ वैल्यूज के बेसिस पे दिया हुआ है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव IE की वैल्यू 1600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो कौन सी स्टेबल बतानी है? लो स्टेबल बतानी है। और अगर वैल्यू का डिफरेंस, किन्हीं भी दो वैल्यूज का डिफरेंस जैसे आपको कंपेयर करना हो और वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो फिर कौन सी स्टेबल बतानी है? हायर स्टेबल बतानी है। फॉर एग्जांपल, सोडियम के लिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेते हैं, +1 और +2, और इनके बीच जो IP का डिफरेंस है वो किससे ज्यादा आ रहा है? 16 से। तो बताइए इसकी कौन सी स्टेबल हो जाएगी? ये वाली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीशियम के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव जो IPs हैं, जब वो +1 बनाता हो और +2 बनाता हो, उस केस में वो डिफरेंस किससे कम आ रहा है? 11 से। इसीलिए मुझे कौन सी स्टेबल बतानी है? +2 को स्टेबल बताना है। तो किस बेसिस पे किया गया आंसर है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंस। पेज नंबर 33 पर आप एक ऐसा क्वेश्चन कर लीजिए ताकि हम इससे फ्री हो जाएं। फिर हम कोई दूसरा मेथड देखेंगे क्योंकि वैल्यूज हमें याद नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 76, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 76। क्या आ रहा है आपका आंसर? अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस तरह से तो हम तभी आंसर कर सकते हैं जब हमें IP का डिफरेंस गिवन हो, और अगर नहीं गिवन होगा तो क्या हमारे पास कोई दूसरा मेथड भी है? आप ऐसे भी बता सकते थे ना कि सोडियम आयन +1 में ज्यादा स्टेबल है। क्यों? सर इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया है। और इन दोनों में से भी हम बता सकते हैं कि सर ये अब इनर्ट हो गया है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है। तो हमारे पास अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तब तो हम क्या करेंगे? इनका ध्यान करेंगे। और नहीं आए, जैसा कि आता भी नहीं है, तो हमेशा किससे आंसर करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक इसी तरह से पेज नंबर आप 20 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करिए। क्या IP का डिफरेंस 11 से कम दिख रहा है क्या? इसका मतलब मेरी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? हायर वाली। जहां 11 से कम वहां पर हायर, और जहां 16 से ज्यादा वहां पर लोअर। ठीक, कौन सा आंसर हो जाएगा? हो जाएगा सेकंड। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को कॉन्फ़िगरेशन से करके देख ले? अब आपको बताऊं कहां प्रॉब्लम आएगी। जब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा पेज नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 73। मुझे किस किस के बीच में बताना है कि एल्यूमिनियम की +1 भी है, +2 भी है और +3 भी है। इन्हें अरेंज करना है किस ऑर्डर में? स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहेगा? +3। क्यों? सर इसको यहां क्या अचीव हो गया है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन।
डन। चलो ये तो मान लिया, इन दोनों को कैसे कंपेयर करें। अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो इसने बात बताई है इससे चल दीजिए आप, या फिर मैं दूसरा आपको कॉन्फ़िगरेशन से और समझा देता हूं। एल्यूमिनियम का नंबर है 13, आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अगर इसने +1 बनाया बेटा तो लास्ट में क्या आएगा, 3s2, और अगर इसने +2 बनाया तो लास्ट में आएगा 3s1। बताओ दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल दिखता है, क्योंकि ये 3s2, और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि s2 में कौन सा इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब अरेंज नहीं कर सकते हम, सबसे ज्यादा स्टेबल +3, नो डाउट, सेकेंड नंबर पर Al+, और सबसे लास्ट में Al+2। तो हम दोनों से ही आंसर कर सकते थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मोर कन्वीनियंट मेथड किससे हो सकता था, कॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बस ये दो क्वेश्चंस के लिए हमें ये स्टडी करना था जो मैंने यहाँ पे बता दी। डिफरेंस देखो, नहीं दोनों का माइनस करके बताओ, 11 से कम आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तब क्या होगा जब 11 से ज्यादा हो और 16 से कम हो, तब हमारे पास कोई आंसर नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन से आंसर कर। पानी है क्या उसमें। अब बताइए नियोन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। सर वो तो खुद ही स्टेबल है, उसके लिए क्यों पूछ रहे हो। बताओ हीलियम की, अच्छा स्टेबल है, सबको पता है, बस तो बस। अब हमने एक बात की थी कि लास्ट में हम कौन सी चीजें पढ़ लेंगे, नोट्स टाइप, है ना, अचीवर्स टाइप, मतलब एक्सेप्शंस। सर कंसेप्ट में तो हम सीख ही लिए, पर अगर कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जिसके पास डेटा हो, तो हमारे पास भी लड़ने के लिए डेटा होना चाहिए, डेटा टू डेटा, तो हम वो अब लिख लेंगे। अच्छा सब लोग, जो लोग लिख चुके हैं या फ्री बैठे हैं, वो एक काम करें, थ्री डी सीरीज में, थ्री डी सीरीज में सेकेंड आईपी का ऑर्डर लिख लें। थ्री डी सीरीज में सेकेंड आईपी का ऑर्डर लिख लें, आप बनाओ तो सही। आप कहोगे इतना इजी काम दिया सर ने। अगर आपको सेकेंड आईपी निकालनी हो तो कितने इलेक्ट्रॉन कम करोगे, एक या दो। किसने बोला है एक, किसी ने दो भी बोला है क्या, नहीं दो वाले भी वेलकम है। जितना पूछा हो उससे एक कम पीछे, थर्ड आईपी पूछा हो तो कॉन्फ़िगरेशन में से कितने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देना, दो। चलो देखते हैं अब मैं किसका ऑर्डर लिख रहा हूं, थ्री डी सीरीज। वो इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसका क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेंड ऑफ आईपी इन थ्री डी सीरीज।
2 लाइन ऊपर छोड़ देना बेटा, क्योंकि पहले मैं फर्स्ट आईपी का ऑर्डर नहीं बता रहा हूं। किसका बता रहे हैं पहले? सेकंड का, क्योंकि सेकंड का कंपैरेटिवली इजी है, सेकंड और थर्ड का। सारे मेंबर्स लिखवाइए जल्दी जल्दी। अरे आज क्या हो गया है, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। नाउ लुक एट द बोर्ड। सब में से कितना कम करना है? एक एक। बताओ, एक कम करने पे क्या हो जाएगा? 4s1। इसमें क्या होगा? 4s1। इसमें क्या होगा? 4s1। इसमें क्या होगा? 3d5। क्या आ गया इसमें? 3d5। मैग्नीज में क्या होगा? 4s1। आयरन में क्या होगा? 4s1। कोबाल्ट में क्या होगा? 4s1। निकेल में क्या होगा? 4s1। और अब बताइए कॉपर में क्या होगा? 3d10। और जिंक में 4s1। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आईपीवी बढ़ेगा? इसका मतलब ये ऐसा ही चलेगा ना ऑर्डर। अब क्या क्रोमियम की सेकंड आईपी मैग्नीज से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? क्यों? हाफ फिल्ड है। और इसका शेल कौन सा है? थर्ड। जबकि इसका कौन सा चल रहा है? फोर्थ। फोर्थ बार होगा कि थर्ड? फोर्थ। इसका मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा। फिर इंक्रीज, कोई डाउट नहीं है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और लास्ट में फिर से फुल फील्ड की वजह से वापस से। तो क्या ये मुश्किल था सेकंड आई का ऑर्डर निकालना? हो गया ना काम बढ़िया। सिर्फ क्या देखना था, बाकी सब में 4s चल रहा है, इन दोनों में 3d चल रहा है, तो इन दोनों का आईपी अपने आसपास वालों से क्या रहेगा? ज्यादा। क्योंकि पीरियड में हम ज्यादा प्रोमिनेंसी किसकी लेते हैं? जेड इफेक्टिव की। पर कॉन्फ़िगरेशन जब स्टेबल हो जाते हैं तो उस केस में आईपी क्या होगी? इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक्सरसाइज 2 का। आंसर आ गया? अब मुझे थर्ड आईपी बता दो जल्दी से। किसकी थर्ड आईपी सबसे ज्यादा होगी इन सब में? और एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर लो ना, और एक एक इलेक्ट्रॉन कम करो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल, निकल, कॉपर और जिंक। अगर सब में से बेटा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए ना, तो मैग्नीज के पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? 3d5। और अगेन 3d5 इज स्टेबल। और इसके पास तो याद ही है आपको, 3d10। इसका मतलब ये सारा सीन ऐसे ही चलता रहेगा। बस मैग्नीज वाले केस में आपको ये थोड़ा सा आयरन से और क्रोमियम से क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या 2 दिन से आपने आईपी नहीं पढ़ा क्या? फिर आप कॉन्फ़िगरेशन को देख ही नहीं रहे। मेरे को लगा था बहुत जल्दी आंसर करोगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन कम करने पे नए कॉन्फ़िगरेशंस ये बन जाते हैं। ये अलग बात है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन ही याद ना हो, तब जरूर चक्कर पड़ सकता है। किसने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d4 एंड 4s2 याद किया हुआ है?
जिसने याद किया होगा वही गड़बड़ कर रहा होगा, क्योंकि उसने फिर यहां भी क्या रख दिया होगा, 4s1। जबकि हमें मालूम है क्रोमियम में क्या करना होता है, 3d5 4s1, और कॉपर में क्या करना होता है, 3d10 4s1। सबसे ज्यादा गड़बड़ किस में है, फर्स्ट में, वो लास्ट में लिखते हैं हम। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होएगा, तो आईपीवी क्या होने चाहिए, इंक्रीज, बट हमें मालूम है डी है, ऐसा होगा नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। तो सबसे पहली गड़बड़ सुबह सुबह क्या होती है, टी, क्या होती है, टी, हो गई टी गड़बड़, है ना। तो हमें टी को क्या कर देना चाहिए, फेंको, तो टी को फेंको, बाकी सब सही है। तो फर्स्ट आईपी में हमें कहा गड़बड़ देखने को मिली, टाइटेनियम, आयरन और कोबाल्ट। रेगुलर ट्रेंड क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, पर ये अपने आसपास वालों से आईपी क्या करते हैं, ज्यादा कैरी करते हैं। अभी तो आईपी चल रहा है, अब आएगा ईए, है ना, उसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा बात करेंगे हम। उल्टा पुल्टा का मतलब साइन भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा जागो आप लोग हैं, थोड़ा सा अपने आप को पानी वानी पिला के तरोताजा करो, ताकि मैं आपको, ये तो समझ जाते हैं, ये तो लिफाफा देख के पहचान लेते हैं अंदर क्या लिखा है। बोलूं क्या, 4 से 6, यही रूम है ना, यही फ्लोर, और वही सर, ये समझ गए, देखो 4 से 6 धीरज कटारिया सर की मेन क्लास। हाँ जी, अब आ जाइए जल्दी से बोर्ड पर। देखो बेटा, जनरल ऑर्डर क्या था कि सर 3D से ज्यादा आईपी किसकी होगी, 5D की होती ही है, और दूसरा ऑर्डर है सर 4D से भी ज्यादा किसकी होती है, 5D। पर अगर ग्रुप वाइज देखें तो ये बात हमें अलग अलग ग्रुप्स में थोड़ी सी, अगर इसमें 4D को इंक्लूड करें तो क्या रहेगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ डी ब्लॉक की। तो अगर आपके पास ग्रुप है 4, 5, 6 और 10, तो आईपी ऑर्डर रहेगा 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा 5D। ये किन ग्रुप्स में, इन चारों में। और ग्रुप नंबर जो बचे हुए हैं 7, 8, 9, 11 और 12, उसमें आईपी ऑर्डर में 4D पीछे शिफ्ट हो जाएगा, फिर 3D और सबसे आगे 5D। आपसे कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि एक साथ ही कंपेयर कर दो सबको, बस आपको ध्यान रखना है कोई सा भी ग्रुप हो, 5D की आईपी 3D से भी ज्यादा और 4D से भी ज्यादा, ये इसका कंक्लूजन है। बट अगर ग्रुप वाइज अरेंज करने के लिए बोला जाए तो अलग अलग जगह डेटा वाइज मामला अलग अलग है। जनरल क्या बात बोलेंगे बेटा, 5D हैज more IP than 3D or 4D. Reason, lengthenoid contraction. कोई नए बच्चे भी आए क्या अपने बैच में, हाथ तो खड़े करो, नए मेहमान कोई आए हो। और बेटा बेटा तुम ही बताओ,
तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, बताओ सर, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में से किसकी आईपी ज्यादा? सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी, रीजन बता दो। इधर से बता दो, हाँ बोलो आप। क्योंकि सर उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम है, और किसी भी आईपी पर इन्हीं दोनों का इन्फ्लुएंस आता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम आईपी। ये नोट नंबर 1 था बेटा। अब आएंगे नोट नंबर 2। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम आईपी। सब लोग पेज नंबर 32 पे इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 68 होना चाहिए, कल हो गया था, ठीक है। सेम सेम सेम। कुमकुम ने सही बताया है, अलका ने सही बताया है, मानसी ने भी सही बताया है, और खुशी ने भी सही बताया। आपका नाम इनमें से कौन सा है? कोई सा भी नहीं निकला? तुम्हारा नहीं होता? कुछ अलग नाम है क्या तेरा, क्या? अच्छा। लिख के देना अगली बार। और लास्ट पॉइंट, 2 हो गए आपके नोट। लास्ट नोट, अगर कोई 4F सीरीज के बारे में पूछ ले तो क्या करना है? रहने ही दो, है ना, रहने ही दो, यही नहीं समझ रहा है, 4F में कहाँ जाएंगे। अच्छा, किसी बुक में दिया हुआ भी नहीं है ना, पर एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, I1 and I2 of lengthenides are कंपेरेबल। कि कभी आपको कंपेयर करनी हो तो किससे कंपेयर करेंगे? कैल्शियम से। कंपेरेबल ऑफ कैल्शियम, यानी कि जो कैल्शियम की आईपीज होती हैं उसी के लमसम आईपी किसकी होती हैं? लेंथेनाइड सीरीज की। ना? देखो जो नोट है ना, उसका काम क्या है? अरे कोई मिल जाए जो आपके सामने बोल रहा हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो उसको कॉपी दिखाए कि लिखा हुआ सब है, लिखा हुआ सब है, याद नहीं करने। पढ़ ले तू, उसको दे देना, ले पढ़ ले। जिसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, 2, 3 में नहीं हो, मोस्टली वो क्वेश्चंस हमारे उसके काम के नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ज्यादातर क्वेश्चन कंसेप्ट से ही आता है ना, बदनामी यूं ही कर रखी है उसकी डेटा वाइज, वो इसलिए। हाँ, पर आप देखो कोई क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है बेटा उसमें? कहाँ दे रखे हैं? पीछे कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में? एक क्वेश्चन को छोड़कर, एल्यूमिनियम और गैलियम, बस। बाकी सब जगह क्या चलता रहता है? कंसेप्ट ही तो चलता है, कौन याद करेगा इतने डेटास, है ना? तो आप भी मत करो, है ना, ये सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह देखने के लिए कि भाई चलो ठीक है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इनको याद करने के लिए स्पेशली बैठना नहीं है, ठीक है। डन विद दिस। अब आप क्या क्या खत्म हो चुका है? आईपी। अब तक आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? बिगनर्स बॉक्स 1, 2, बिगनर्स बॉक्स 4 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में 1 to 98 कंप्लीट। और एक्सरसाइज 2 में मोस्टली क्वेश्चन हो गए, आईपी के क्वेश्चंस हैं अपने पास इसमें
क्वेश्चन नंबर 3, 5 और आई थिंक 25। क्या बच्चे? क्या बोल रही है? एक्सरसाइज 3 कब कंप्लीट करेंगे आप? जब चैप्टर एंड हो जाएगा, क्योंकि तब तक हम बाकी सारे क्वेश्चन खत्म कर चुके होंगे। तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए सिर्फ कौन सी एक्सरसाइज रहेगी? एक्सरसाइज नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन बताएगा इसके बारे में मुझे, जब तक मैं ऑनलाइन वालों का हाल पूछ लूं। हाँ जी, एक बात बताइए, क्या टी फेंको में हम कोई कंसेप्ट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, इट इज बेस्ड ऑन डेटा। क्योंकि ना तो हम यहाँ हाफ फील्ड यूज कर पा रहे हैं और ना ही हम यहाँ पर कुछ ऐसा दूसरा कंसेप्ट यूज कर पा रहे हैं पेनिट्रेशन टाइप। तो ये बेस्ड ऑन डेटा। पर क्या सेकंड और थर्ड आईपी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी अपने को? सर सेकंड और थर्ड में तो हमने कॉन्फ़िगरेशन से ही आंसर कर दिए थे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ईए के बारे में आप में से कौन बताएगा? व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? यस मानसी। बहुत बढ़िया, दोनों सिपाहियों ढेर हो गए क्या? अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए अब है ना, आलस छोड़ो और बोर्ड पर देखो। आप सबसे पहले तो आप इस टर्म का मीनिंग ही समझो। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर इसका मतलब क्या है? सर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, और उसी चेंज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसको आप इन शॉर्ट पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा बता दूं, ताकि टॉपिक उसी पे घूमेगा बेटा ना। यहाँ पर कंफ्यूजन सिर्फ इतना सही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? एडिशन। ठीक है, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है तो ऐसे केस में ईए का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव टेंडेंसी हो गई। और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, नेगेटिव नहीं, जीरो। ये क्या हो गई उसकी? जीरो। ठीक है, अब अगर कोई सिस्टम खुद से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो बताइए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? और जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस मस्ट बी एक्सो और एंडो? एक्सो। और ऐसे केस में ये वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव। और जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है बट आप फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को ऐड करा ही रहे हैं, तो सिस्टम उसके लिए क्या करेगा? रिपेल मारेगा। और उस रिपेल को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़े, तो प्रोसेस बिकम एंडो। इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना बेटा, मैंने यहाँ पर ईए को पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और ईए को जीरो लिखा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। बताइए क्या हेलोजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? हेलोजन करेगा। एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो क्या हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट।
यानी कि वो प्रोसेस कैसा होगा, पॉजिटिव, तो वैल्यू नेगेटिव आई। ठीक है। और अगर वही चीज मैं इनर्ट गैस के साथ यूज करूं तो नहीं होगा, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। ऐसे केस में फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर प्रोसेस एंडोथर्मिक, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव साइन। ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। अगर इसकी कन्वेंशनल कोई डेफिनेशन लिखनी पड़े तो बताइए ईए की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। एनर्जी रिलीज होनी ही चाहिए, क्योंकि नाम तो वही है इसका। तो हम यहां लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज added to valency shell of an isolated gaseous atom. तो this becomes definition। लिखिए आप पहले ये ईए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफरेंस किसको क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर पूछ लीजिए। कोई बोला बेटा? बताइए किस प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस बोलती हो, जो खुद से होता हो या जो खुद से करना पड़ता हो। खुद से होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, एक्सो। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्सोधर्मिक। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, एंडो। कैसे पता लगेगा, एक इक्वेशन को देखकर कि प्रोसेस एक्सो है कि एंडो। लास्ट में पॉजिटिव लिखा होगा और कुछ वैल्यू लिखी होगी, या लास्ट में नेगेटिव लिखा होगा, कुछ वैल्यू लिखी। विष्णु, पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ईएन बोलते हैं। ये इसमें क्लियर है, हम किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो भी किस में, आइसोलेटेड स्टेट। यानी कि इस प्रॉपर्टी को ईए, और अगर यहां पर पहले से कोई बॉन्ड बना हुआ होता दो एटम के बीच और वो फिर पेयर को खींचता तो उसका नाम क्या हो जाता, ईएन। एंडो और एक्सो का डिफरेंस किसको क्लियर नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं अभी थोड़ी देर में कि कब कब एंडो बोला जाएगा और कब कब एक्सो। आईपी एंडो की एक्सो, एंडो ही होगी। क्यों? अच्छा, क्या सेकंड आईपी एक्सो हो सकती है, एंडो ही रहेगी। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हो सकता है कि कभी प्रोसेस एंडो हो जाए और कभी प्रोसेस एक्सो हो जाए। जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो किसमें, न्यूट्रल एटम में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ईए। बस यहीं पर ही प्रोसेस एंडो और एक्सो होगा। अगर आप सेकंड ईए के बाद स्टार्ट करेंगे तो वो प्रोसेस हमेशा ही क्या बताना है, एंडो। वो अभी देखते हैं ऐसा क्यों। तो फर्स्ट ईए एक्सो भी हो सकता है और फर्स्ट ईए वाला प्रोसेस एंडो भी हो सकता है। एंडो होने का मतलब क्या होगा, ईए जीरो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। एक्सो होने का मतलब ईए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। आप ही बताओ किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है।
इनर्ट गैसेस। और इनके अलावा कोई? एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 और एक नाइट्रोजन। बस ये 3। अगर इन तीनों का कोई केस आएगा तो फर्स्ट ये ही क्या हो जाएगी? एंडो। बाकी सबके केस में फर्स्ट ये एक्स। किस ये की बात कर रहा हूं बेटा मैं? फर्स्ट की, है ना। अब बचा कौन बताओ? S1 बच गया सर। S2 तो आपने वहां रख ही दिया। P1 रहता है सर, P2 रहता है, P3 भी रहता है, किसको छोड़कर? तो नाइट्रोजन हमने वहां ले लिया था। P4 और P5, क्योंकि P6 यहां है, S2 भी यहां। सेकंड ये एडिशन ऑफ either 2 electron or second electron. Process will be endo. अब बताइए एंडो का रीजन क्या रहेगा? अरे आज तो ना बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज आपको मार पीट के बिठाया गया है। किसी ने कुछ आपको आज पिटाई कर दी क्या? गर्मी लग रही है तो चलाओ ना एसी। कौन मना कर रहे हैं? अभी आए तो थे, तब क्यों नहीं बोले थे? हम्म। बोलना सर ने बुलाया, सर को गर्मी लग रही है। अरे कौन एक्सप्लेन? अब देखो, मैं ये बहाना अब तो नहीं चलेगा। अभी थोड़ा सा आप भले ही ना 2 मिनट, 2 मिनट कुछ इधर उधर होना हो तो हो लो, पर अब ऐसे काम नहीं चलने। और मैं ही खुद, मतलब मेरे को खुद को ही लग रहा है कि मैं ही सो जाऊं। आज आप लोगों की तरफ से प्रोसेस जो हो रहा है ना, एंडो चल रहा है। हाँ बेटा। नहीं, नेगेटिव अभी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसको बताने का आ रहा है। हाँ बताए। एक चला दो जिससे मैं बच जाऊं। एक से काम हो जाएगा ना अपन सबका। हाँ जी बेटा। हाँ जी, सही बात बताइए। अब दोबारा सुनो बेटा, आप लोग इधर लिख लिया क्या आपने? अब आप है ना 1 मिनट थोड़ी देर बोर्ड पे फोकस करो। अभी हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है और वो नाम है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो उसको बोलेंगे उसकी टेंडेंसी कैसी है? पॉजिटिव। नहीं करे तो जीरो। अब अगर इलेक्ट्रॉन खुद से कोई अट्रैक्ट कर ले, जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं? हेलोजन्स की। वो क्यों करना चाहेंगे अट्रैक्ट? क्योंकि सर उन्हें कहां पे पहुंचना है? P6 पे। तो प्रोसेस कैसा होगा? एक्सो स्पॉन्टेनियस। इसलिए ये वैल्यू किस में आएगी? आपकी नेगेटिव। बट अगर इनको मैं एनर्जी, इनको इलेक्ट्रॉन देना चाहूं इनर्ट को, तो इनको क्या प्रॉब्लम है एक इलेक्ट्रॉन लेने में? सर रखेंगे कहां? सर रखेंगे कहां? अगर मैं नियोन को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो सर नियोन के लास्ट में 2s2 2p6, यानी कि नया इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? नए शेल में। और जब नए शेल में जाएगा तो नया शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उस केस में वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं। ठीक है। S2 वालों में क्या प्रॉब्लम है?
कि सर जब आप उनको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, तो सर उनके लास्ट में होता है S2, तो नया इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? न्यू सबशेल। उन्हें क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? एक नया सबशेल स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाए। और लास्ट केस किसका है? नाइट्रोजन। सर इसका साइज बहुत छोटा है, इसीलिए जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ये क्या करना चालू करता है? रिपल्शन। और उसी रिपल्शन की वजह से इसमें वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पर इन दोनों से कम, क्योंकि इसके पास शेल भी है, सब शेल भी है। बस आपको P3 को क्या बनाना है? P4। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा एंडो किसके लिए, उससे कम और सबसे कम, और इनके लिए तो हमेशा एक्सो ही रहेगा। बस ये है मिट। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला चल रहा था अपना कि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो प्रोसेस एंडो क्यों हो जाता है? क्योंकि सर अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन कम, ऐसे केस में जेड इफेक्टिव कम। और भाई जब जेड इफेक्टिव कम तो अट्रैक्शन भी कम, और अट्रैक्शन कम तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया मुश्किल। और उसी को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी अपनी साइड से देना पड़ेगा। इसका ये है सीन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे the addition of second electron process will be endo due to inter electronic repulsion, due to inter electronic repulsion, कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स अब आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं कर रहे। और इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा, ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते समय आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी होगी -144 किलो जूल, 141, इतनी वैल्यू दे रखी है। पर जब आप इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये वैल्यू किस में हो गई है बेटा? +780 किलो। बताइए क्या एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंडोथर्मिक दिखाई दे रहा है? क्या रीजन है सर? वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी हमें देनी ही पड़ती है। इसका मतलब जब भी कोई एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडो हो जाए। तो विच मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन। पॉलीनेगेटिव एनायन का मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लाइक O-2 N-3 इज ऑलवेज एंडो, इज ऑलवेज एंडो। क्वेश्चन अभी करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ इस बात को वैल्यू वाइज आपको और बताया है। उस क्वेश्चन को देख के डरना मत, ध्यान से अगर हम उस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। अच्छा, उसने लिख भी दिया कि कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, प्रोसेस क्या हो गया? एंडो। फिर भी आपको पता है नेचर में तो ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, नहीं बनता क्या? प्लेटिनम और गोल्ड अपना ऑक्साइड नहीं बनाते क्या? काफी सालों में बनाएंगे पर बना लेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आती है, और हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी होती है। मेन पर्पस क्या है? क्या अचीव करना मस्ट हो गया है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें उसने मेंशन किया होगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा पेज नंबर 40,
कहीं दिख रहा है लाइन? यानी कि सभी को क्या अचीव करना है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका अल्टीमेट आंसर ये क्यों बना, तो उसका रीजन क्या है भाई? नोबल गैस अचीव। तो अब जिसको ये सेकंड आईपी की वैल्यू है वो कौन देगा? वो लैटिस प्रोवाइड कराएगा। कौन प्रोवाइड कराएगा? लैटिस। लैटिस क्या होता है जरा देखिए बोर्ड पर। मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2। क्या ये दोनों आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? क्यों करेंगे? क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनता? नेचर में आप बनाते हो, खुद से बन जाएगा। हम भी बना सकते हैं और खुद से भी बन जाए। पर अगर खुद से बना तो ये एनर्जी कहां से आई सर? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने थे। पूरा प्रोसेस कैसा है? एंडो। इसको सर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने थे। पूरा प्रोसेस कैसा है? एंडो। फिर भी नेचर में एमजीओ बन गया। इसका रीजन यही रहा है कि जब इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया? आयनिक लैटिस। और जब लैटिस बनता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? लैटिस एनर्जी। और वो इतनी होती है कि वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्पफुल हो जाती। यानी कि ये जो वैल्यू है वो किससे अचीव हुई है बेटा? लैटिस एनर्जी से अचीव। अच्छा ये तो छोड़ो, पोटेशियम हवा में जल जाता है, जल के क्या बनाएगा? ऑक्साइड ही तो बना है। रुबिडियम हवा में एक्सप्लोड हो जाएगा तो ऑक्साइड बना ना। इसका मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो गेन किए। क्या हमने करवाए? क्या वो नहीं। इसका मतलब वो जो लैटिस बना उस प्रोसेस में बहुत सारी क्या रिलीज हुई? लैटिस एनर्जी। और उसी लैटिस एनर्जी ने इन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया? -2 में। इस साल क्या हुआ? 12th में बिना एग्जाम दिए सब पास हुए। सारे के सारे ही पास हो गए हम, है ना। कुछ कुछ के तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, है ना। कुछ कुछ के साथ कुछ और बुरा भी हुआ होगा। पर हम सब एक फ्लो के साथ, वो जो एनर्जी प्रोवाइडेड थी कोरोना वाली, उन सब से हमने 12th पास कर ली। यहां पर भी क्या बन रहा है? लेटिस। और उस लेटिस से रिलीज होने वाली एनर्जी कौन सी है? लेटिस एनर्जी। तुम सोचो, तुमसे जलने वाले कितने आगे पीछे के बच्चे होंगे जो तुमसे 1 साल पीछे होंगे या तुमसे 1 साल आगे होंगे। उन्होंने भगवान से बोला होगा हमने क्या बुरा किया था, हमें भी थोड़ा उस समय में रख देते कि हम भी यूं ही निकल। और जो फेल हो गया वो लास्ट ईयर, उसका तो बेचारे का, उन्होंने कहा मेरा 1 साल खराब ही नहीं होता अगर मैं उस साल में होता, है ना बेटा। तो यहां पर ये एनर्जी कौन देगा उसको? लैटिस। और ये हम कब पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। लिख लीजिए। थोड़ा सुपर फास्ट हो जाओ क्योंकि मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं एंडो और एक्सो के बेटा। और एंडो और एक्सो के क्वेश्चन पूछने के लिए मैं बोर्ड पर कुछ प्रोसेस बना रहा हूं। एंडो और एक्सो कब कब कैसे देखा जाएगा। कोई एग्जाम्पल बताओ एंडो का। नहीं नहीं, प्रोसेस का एग्जाम्पल बताओ ना कि किस प्रोसेस को एंडो बोल सकते हैं। आईपी। आईपी हमेशा ही एंडो। चलो मेरे साथ यस और नो, एक्सो और एंडो बताते हैं। क्या किसी गैस को, सॉरी किसी सॉलिड को गैस में बदलना हो तो प्रोसेस क्या रहेगा? एंडो। यानी कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाने का प्रोसेस हमेशा ही क्या होगा? एंडो होगा। किसी एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन। क्यों? क्योंकि सर सेकंड ये हो गया, थर्ड ये भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, और ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या हो सकता है, एंडो ही होगा। ठीक है, एक्सो बताओ। फर्स्ट ईए, आईपी तो हमेशा ही क्या रहेगी, एंडो। फर्स्ट ईए किसको छोड़कर, एक्सेप्ट नाइट्रोजन s2 कॉन्फ़िगरेशन एंड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए तो एक्सो हो जाएगा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, प्रोसेस क्या होने वाला है, एक्सो। और कब हो जाएगा एक्सो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन, कोई सा भी कैटायन हो, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या, 101% करेगा। ऐसे केस में भी वो प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सोधर्मिक हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। एंडो एक्सो में अब मैं बोर्ड पे कुछ प्रोसेस लिख रहा हूं, आपको उनका आंसर एक्सो और एंडो में करना है, अपने पास रखेंगे आंसर, मैं जिससे पूछूंगा उसी से वही बताएगा। सिर्फ एंडो एक्सो लिखना है सबके आगे। सोडियम, सबके आगे आप एंडो एक्सो लिख लेना बस, है ना। उस चार्ट की हेल्प लीजिए ताकि आपको एंडो एक्सो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प, हमने कुछ कुछ चीजें इंक्लूड कर ली हैं, अभी और भी कई प्रोसेस एंडो एक्सो हो सकते हैं, पर हमने मेन मेन जो अब तक हमने पढ़ लिए हैं उनके बारे में जरूर बस लिखा है। हाँ बोलो, आप बोलो क्या, इसमें पूछो आपको किस वाली पॉइंट पे दिक्कत है बेटा। नहीं तो मैंने लिखा ही है केवल, मेरे को लगा ही आपको आता होगा इसलिए। कर लिए, एक साथ आंसर करेंगे, है ना, एक्सो या एंडो, यही बोलना है। बताइए फर्स्ट प्रोसेस, देख लो मैं भी, गैस से किस पे जा रहे हो, सॉलिड, एनर्जी मस्ट रिलीज,
प्रोसेस एक्सो। किसका गलत है? सभी का सही। सेकंड, क्यों सर? ये तो आईपी है। आईपी ऑलवेज एंडो विद रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी हो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एंडो ही रहेगा। सेकंड न थर्ड, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम। इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऐड, पर किस में ऐड हो रहा है? कैटायन में। तो जब भी किसी कैटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये प्रोसेस भी कैसा होगा? एक्सो। कितनों का गलत हुआ है? ये गलत हुआ। कोई रीजन आपने इसमें क्या सोचा था? बताओ। ये वाला एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन, तो फिर तो आपका आंसर एक्सो आना था। अच्छा, ये बताइए फोर्थ, एंडो। फिफ्थ, एंडो। क्या कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड से गैस? एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड। एंड लास्ट वन, कितनों के? 6 आउट ऑफ 6 राइट। एक आध गलती कर दिया। जिन्होंने दो एक से ज्यादा मिस्टेक की हो, प्लीज वो लोग अपने हाथ उठाएं। जिन्होंने एक से ज्यादा रॉन्ग कर दी हो, 6 में से 4 ही सही किए हो। आपने बेटा कहाँ मिस्टेक की है? बताओ किस किस जगह मिस्टेक की है? मतलब आपके 2 गलत हुए होंगे कम से कम। कौन कौन से गलत हो गए आप ये बता दो। ये वाला ठीक है, ये समझ में आ सकता है ना? कि अपने को ऐसा लगा कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इसको नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्फ़िगरेशन मत लगा देना इसमें कि नोबल हो गया। कोई भी आयन कभी भी स्टेबल नहीं होता इंडिविजुअल, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में होगा तब स्टेबल होता है ना? नेक्स्ट बोलो बेटा। ठीक है, बाकी और किसी को कंफ्यूजन है? एंडो एक्सो क्लियर है? आप मुझे बताओ कि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है या नहीं? तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे, इसको कंपेयर करके देखो ना किससे? नियोन से। बताओ इन दोनों में किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन एडिशन यहां आसान होगा कि यहां आसान होगा? क्योंकि यहां पर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ क्या कर जाएगा? अट्रैक्ट करेगा। और यहां पर एफिनिटी का मतलब ही क्या है? ईज ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर कहां हमें ज्यादा आसानी हो रही है। तो जहां ज्यादा आसानी होने के चांसेस कहां होंगे? जहां पे ऑलरेडी क्या हो? पॉजिटिव। वहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन और ज्यादा प्रोमिनेंसी से होगा। ठीक, क्वेश्चन करते हैं एक दो। अब बिगनर्स बॉक्स 5 पे आ जाइए। बधाई हो अलका, आकांक्षा, हेमंत, आपके सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 22। जिनके नाम नहीं ले पाया उनको भी बधाई। चलिए 3, बताइए पॉजिटिव वैल्यू आने का रीजन क्या है? फर्स्ट वाला हो सकता है क्या? ऑक्सीजन में O- बनते समय, O-2 बनते समय सारा प्रोसेस एंडो हो गया, पर पहला इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा भाई।
इसमें कोई डाउट नहीं है, तो पहला आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या बन चुका है, एनायन, और एनायन में इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑलवेज एंडो ड्यू टू रिपल्शन। थर्ड, एनर्जी नीडेड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, गलत। तो अपना आंसर यहां पर कौन सा हो गया, सेकंड। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 523 पर। किस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? तो आप देखो, फ्लोरीन क्या है, हेलोजन, एक इलेक्ट्रॉन लेना मस्ट है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना मस्ट है। ऑक्सीजन को 2 दे दिए आपने, जैसे ही 2 दिए प्रोसेस क्या हो गया बेटा, एंडो। फिर आइए सिक्स्थ, सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज एंडोधर्मिक। सेवंथ, बताइए पहला प्रोसेस क्या चल रहा है, Na+ से Na, ऐसा ही है ना, Na+, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर सेकेंड प्रोसेस में ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप देखो इसको, ये प्रोसेस एक्सो, क्यों, इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान है, पॉजिटिव है। और दूसरे केस में गैस से किस में जा रहा है, सॉलिड में, और हमें मालूम है गैस से सॉलिड जाते समय भी प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सो ही रहेगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। बस यहां हो गया। अब एक्सरसाइज 1 में आओ। हंड्रेड एंड फाइव, क्वेश्चन नंबर 105, पेज नंबर 35। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ईए। सिर्फ क्या ही पूछ लिया है, प्रोसेस ही पूछ लिया है। बाकी तो अब हमें आगे पढ़ना है, उसके बाद ही हो पाएगी। बाकी तो अपने लायक कोई क्वेश्चन अब इसमें है नहीं। फैक्टर बता दो अब जल्दी से, जिन पे क्या डिपेंड करता हो, ईए। कौन कौन बताएगा? जेड इफेक्टिव हमारा हमेशा का फेवरेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए। अच्छा आप याद करिए, कभी क्या हम ईए को इससे भी जोड़ सकते हैं क्या, ईए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं, कब, या तो केस हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, या फिर केस हो आयंस ऑफ सेम एलिमेंट का। बताइए, तो इन्हें अरेंज कर दीजिए। ओ, O-, O-2, O+ एंड O+2। सबसे ज्यादा ये किसका, O+ का। सबसे कम O-2। तो ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा, O+2, O+, फिर O, O-2। कोई प्रॉब्लम रहेगी इस बात को लेकर? ये सबसे इजी केस होंगे, जब भी मुझे क्या क्या दे रखा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। इन्हें अरेंज करिए तो। क्या कौन सा केस है बेटा ये, आइसो इलेक्ट्रॉन। बताइए किसके लिए सबसे ज्यादा, Mg+2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो जिसके ऊपर, अच्छा प्लस ही लगाया है, Mg+2 हाईएस्ट,
सेकेंड Na+ और सबसे लास्ट F-। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आयंस ऑफ सेम एलिमेंट का केस हो, यही फैक्टर हमारे काम आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। शेल नंबर या नंबर ऑफ शेल्स, इनवर्स और डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा। एक्सेप्ट EA of third period elements is greater than EA of second period elements in P block. बस आज यही समझना है हमको, इसी में ही है ना अपना पूरा दिन निकल सकता है आज। मतलब मैं बताऊंगा और मैं तो 2 मिनट में बताऊंगा, फिर हम इसको सोचेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसा होगा। अब क्यों होगा ये समझ लेते हैं। बताइए, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ होना चाहिए? किसके पास होना चाहिए? और स्पेसिफिक कर दो ना, फ्लोरीन के पास। मतलब धीरे धीरे लेकर आ दो। पहले सर पी ब्लॉक, फिर हेलोजन, और फिर जाके फ्लोरीन। मतलब मैं बोल रहा हूँ सीधा पहुंचा दो, नहीं ऐसे घूम फिर के पहुंचेंगे। ठीक। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक फ्लोरीन है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा मैटर कुछ ऐसे आ रहा है कि क्लोरीन की ये किससे ज्यादा हो रही है, मतलब फ्लोरीन से ज्यादा। अब ये हमें समझना है कि यहां ऐसा क्यों हुआ। देखो, जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी लोगों की हालत तो हम समझ ही सकते हैं। यानी कि बोरोन से ज्यादा ये किसकी, एल्यूमिनियम की। कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन की। ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की। नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की, और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। यानी कि इन सब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके साथ है? क्यों? मोस्ट नॉन मेटेलिक। और वो कहेगा कि मेरी ईए कम क्यों है। अब बताइए ईए का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन का एडिशन। क्या ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने आप के साथ ऐड करना चाहते हैं? यस सर। इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कोई। बट हम इसकी ये ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि इसके केस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इससे क्या हो रही है बेटा, ज्यादा। यही आपको समझाना है, यही हमें समझना है। चलो देखते हैं इसमें कितने शेल हैं, ये बताओ। 3 शेल हैं इसमें। इसमें अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3s2 3p5 चल रहा है, यहां पे 2s2 2p5 चल। अब आप यहां देखो कौन सा शेल है बेटा, थर्ड। जल्दी से बताओ थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2n² लगाओ ना सर। 2n² से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 18। अभी 18 में से कितने आए हैं? यहां क्या है, सेकेंड शेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8। किधर ज्यादा भीड़ है? यहां रिपल्शन बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि 8 में से 7 तो पहले ही है, जगह बिल्कुल भरी हुई है। यहां पूरी जगह 18 की कैपेसिटी है, तुम तो आओ, एक ही आएगा। मोर वेलकम, लेस वेलकम।
इसीलिए इसकी ई है इससे ज्यादा। तो बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ई किसकी बतानी है? क्लोरीन। आपके पास एक्सरसाइज 2 में ज्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बताइए किसकी ई सबसे, किसके केस में एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज, तो हमें हमेशा किसके बताने, और ईएन बतानी हो तो फ्लोरीन। यानी कि क्लोरीन किस मामले में फ्लोरीन से आगे है? एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन। रीजन क्या है सर? यहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, कम एनर्जी रिलीज हुई, और यहां पर उसी कंपैरिजन में रिपल्शन कम है। और उसको हमने मैथमेटिकली समझने की कोशिश भी की है कि यहाँ 18 की प्लेस है पर 8 ही आएंगे, यहाँ 8 की प्लेस है 8 आउट ऑफ 8 हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हमने एक साथ कितनी बर्थ रिजर्व कर ली? 2। तो एक पे हम सोएंगे और एक पे हम अपना सामान फैलाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास जितने मेंबर हो उतनी ही सीट हो तो सामान या तो सर के नीचे या पांव के नीचे आएगा। यहां पे हमारे पास क्या हुआ? 18 लोगों की जगह थी, पहुंचे कितने? केवल 7। तो आपको थोड़ा खुला खुला नहीं लग रहा है ना? हम चाहें तो एक चप्पल एक जूता एक पे, दूसरा दूसरे पे, ऐसे रख के अपनी जगह। अच्छा कोई आ जाएगा ना तब भी आप नहीं दोगे? आपको अगर जगह होगी ना तब भी आप मना कर दोगे नहीं कोई आएगा? कौन आ रहा है? पूरे सफर में कोई नहीं है, क्योंकि वो तो आप ही की सीट थी। हाँ पर उसके बदले में कोई हमें ब्राइब करे, है ना, आई विल गिव यू समथिंग, देन यू विल से बिल्कुल कम एंड वेलकम। तो ऐसे केस में बस यहाँ समझ जाइए वेलकम कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ पे थोड़ा कम हो। ये बात हम कल करेंगे, यहां से कंटिन्यू करेंगे। बस आप ध्यान रखना ये वाली बात। ये किस में चल रहा है प्रॉब्लम? पी बिलो, रेस्ट रिमेन सेम। तो इसी के साथ आज हम इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और बेटा जय हिंद।